नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में राज्यसभा चुनावों की तारीख तय की से पहले ही कांग्रेस के अंदर भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। आज खबर है कि कांग्रेस के दो विधायकों, जिनमें कन्नौज से विधायक अक्षय पटेल और कपराड़ा से विधायक जीतू चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे की पुष्टि की है राजेंद्र त्रिवेदी ने, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। गुजरात में बाकी राज्यों के साथ 19 जून को चुनाव होने हैं, जो कि पहले 26 मार्च को होने थे, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से चुनाव टल गए थे। अब इनकी जो तारीख तय हुई है 19 जून है और उससे पहले कांग्रेस में जो भगदड़ मची है, उसके बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर अब 66 होती हुई दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के ही नेता ये कह रहे हैं कि एक और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि जिग्नेश मेवानी पहले से ही कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। तो सीधे तौर पर अब कांग्रेस की जो गिनती है वो सिमटकर 66 तक आती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में 103 विधायक हैं और 3 अन्य विधायकों का उनको समर्थन हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की अगर टोटल गिनती की बात की जाए तो 106 दिखती है। अगर जिग्नेश मेवानी का भी समर्थन हो तो 107 हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं, जबकि गुजरात में 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में 2 सीटें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही थी। लेकिन इस नए जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब 2 की बजाय 3 सीटों पर दांव लगाती हुई दिख रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी रमिलाबेन बारा और अभय भारद्वाज के नाम तो पहले ही घोषित कर दिए थे। अब तीसरी सीट पर उन्होंने नरहरि अमीन को उतार दिया है, जो पहले कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। अब कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि वो अपने 2 नेताओं शक्ति सिंह गोहिल, जो कि इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और दूसरे जो भरत सिंह सोलंकी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके गुजरात के, उनको कैसे जिता पाएंगे, क्योंकि एक राज्यसभा सदस्य को जिताने के लिए 38 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और कांग्रेस के पास केवल 66 विधायक हैं, जो कि 76 के आंकड़े से 10 कम हैं। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरहरि अमीन को उतारा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो बचे हुए विधायक हैं उन पर नरहरि अमीन आसानी से डोरे डाल सकते हैं, क्योंकि नरहरि अमीन कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, वहां के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सीधे तौर पर वो उन विधायकों की रग रग से वाकिफ है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर ये भी है, कल 3 अन्य विधायकों ने भी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात की थी नितिन पटेल के साथ में। उसके बाद ये कयास भी लग रहे थे कि क्या ये 3 भी दल बदल कर सकते हैं। और कांग्रेस में यही खलबली है कि 2 तो पहले ही चले गए, 1 रास्ते में है और 3 अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलकर आ चुके हैं। जो विधायक मुख्यमंत्री से मिलने गए थे उन्होंने ये कहा था कि हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, हम पार्टी नहीं बदल रहे हैं, हम किसी विशेष काम से अपने क्षेत्र में कोरोना को लेकर समस्याओं से रूबरू होने के लिए और अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री को मिले थे। लेकिन खबर ये भी है कि ये तीनों विधायक भी, जिनमें किरीट पटेल, ललित बसोया और ललित कागधारा के नाम हैं, ये भी कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की संख्या सिमट कर 63 के आसपास आ जाएगी और ये तो अभी शुरुआत हुई है और उसके बाद 19 जून आते आते कितने लोग बचेंगे इस जहाज़ पर, जो कि डूब रहा है बहुत पहले से, अब ये सोचना सभी के बस से बाहर है। सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं और दाव लगाए जा रहे हैं कि 62 बचेंगे कि 60 बचेंगे, लेकिन ये तो पक्का है कि कांग्रेस को अब 2 सीटें आसानी से नहीं मिलने जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों ही उम्मीदवारों को आसानी से जिताती हुई नज़र आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस अब पेशो पेश में पड़ी हुई है। रमिलाबेन बारा और अभय भारद्वाज की सीट तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्की हो गई है और नरहरि अमीन को सीट भी लगभग तय होती नजर आ रही है। इससे पहले मार्च में 5 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जब कांग्रेस की संख्या 73 थी और ये जो विधायक थे उसमें लीमड़ी के विधायक सोमाबाई पटेल, धारी के विधायक जेबी काकड़िया, अबड़ासा से विधायक प्रदम सिंह जडेजा, डांग के विधायक मंगल गावित और गड्ढा के विधायक प्रवीण मारू हैं।
यानी कि कांग्रेस धीरे धीरे करके सिमटती हुई नज़र आ रही है। गुजरात में आपको याद होगा पिछली बार जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो अहमद पटेल का जीतना भी मुश्किलों में पड़ गया था, लेकिन ऐन समय पर अहमद पटेल ने जो गुजरात के विधायक थे, जिनमें से जो पहले ही कुछ लोग इस्तीफा दे चुके थे, उन विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर दिया था डीके शिव कुमार के फार्म हाउस में या कहिए कि रिजॉर्ट में, और वहाँ कांग्रेस उनको बंधक बनाकर अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार बहुत पहले से जो भगदड़ मची है उसके बाद कांग्रेस के पास संभलने का मौका अब उतना नहीं है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि एक ही सीट उसको मिलेगी, दूसरी सीट पर वो केवल भाग्य आजमा सकती है। 19 जून को जिन अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी है, एक एक सीटें मेघालय अरुणाचल प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश में जो स्थिति बन रही है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को दोबारा से उतारा है मैदान में, लेकिन एक और नाम जो ज़्यादा विवादास्पद आप कह सकते हैं या जिसको लेकर तमाम लोगों की भौहें चढ़ रही हैं वो है फूल सिंह बरैया। ये बहुजन संघर्ष दल चलाया करते थे और मध्य प्रदेश में गालियां देने का काम करते थे सामान्य जाति के लोगों को। ये भद्दी भद्दी गालियां देते थे और अपनी भद्दी गालियों के लिए ही कुख्यात रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ये चाहती है कि भद्दी गाली देने वाला व्यक्ति भी राज्यसभा में पहुंचना चाहिए। इसकी कोशिशों में कांग्रेस लगी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी थी और 26 मार्च को जब चुनाव होना था तो उम्मीद थी कि वो चुने जाएंगे, लेकिन ये मामला कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से टल गया था। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की 4 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं और वहाँ भी जिस तरीके से वी के हरिप्रसाद जैसे बड़बोले नेता वहाँ से खाली हुए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो इनमें से 2 सीटें आसानी से जीत लेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश ये है कि जेडीएस के साथ गठबंधन करके वो अपनी सीटों को बचाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है और इसी वजह से अब कांग्रेस पेशो पेश में है। कांग्रेस को ये लगता है कि अपना जो राज्यसभा में उसकी गिनती है वो कैसे उसको बरकरार रख पाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नज़र आ रही है कि इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है राज्यसभा में वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, क्योंकि गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें पक्की हैं, एक और आएगी। मध्य प्रदेश से भी 2 सीटें उनको स्पष्ट तौर पर आती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा तीसरी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव चल दिया है। और अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है ही, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहाँ से भी उन्हें अच्छी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब उसके पास ये सवाल है कि वो गुजरात से अपने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शक्ति सिंह गोयल उनको जिताती है या फिर भरत सिंह सोलंकी को, जो कि क्षेत्रीय नेता हैं और कद्दावर नेता हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करेगी गुजरात में। अगर शक्ति सिंह गोयल को वो आगे करती है तो निश्चित तौर पर भरत सिंह सोलंकी के जो समर्थक हैं वो नाराज़ होंगे, क्योंकि अब वहाँ पर एक ही सीट जीतने की स्थिति में कांग्रेस नज़र आ रही है। 38 विधायकों के साथ एक सीट जीती जा सकती है और कांग्रेस के पास जो विधायकों की संख्या है वो आज की डेट में 66 है। 19 जून आते आते ये 66 बचेंगे या 56 ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि कांग्रेस को अब उसी के विधायकों ने पूरी तरीके से मुश्किल में डाल दिया है और इस मुश्किल से कांग्रेस को ना अहमद पटेल जैसे सोनिया के चाटुकार बचा सकते हैं और ना ही राहुल गांधी जैसे अधेड़ युवा नेता उसको बचा सकते हैं। और अगर प्रियंका वाड्रा की बात की जाए, कांग्रेस पहले सोच रही थी कि प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा में भेज दिया जाए मध्य प्रदेश से, लेकिन अब चूंकि सीटें फंस गई हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए कांग्रेस वहां पर दाव चलने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि फिर संदेश ये जाएगा कि प्रियंका वाड्रा राज्यसभा का भी चुनाव हार गई। और गुजरात की स्थिति को लेकर कांग्रेस की तरफ राजीव सतप का एक ट्वीट आया है। राजीव सतप ने ये कहने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी आज कोरोना जैसी स्थितियों में भी जो पैसा मजदूरों के लिए होना चाहिए था वो विधायक खरीदने में लगा रही है और हमारा एक विधायक भी जाने की फिराक में है, ये हमको पता है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। ये वही कांग्रेस है जो पूरे देश में विधायकों एमपी को खरीद फरोख्त के लिए इसके लेकर केसेस भी चल चुके हैं और अब जब उसके विधायक उस पार्टी से नाराज है, छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका दोष मढ़ने की कोशिश कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर या प्रधानमंत्री पर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जब
पूरे देश में अमित शाह और मोदी इस तरीके की हरकतें करते हैं तो गुजरात तो उनका घरेलू मैदान है, यहाँ तो वो आसानी से किसी को भी पटकनी दे सकते हैं। यानी कि अभी 19 जून से पहले ही कांग्रेस को अपनी हालत पतली हुई साफ नज़र आ रही है और अब वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस दुर्गति के लिए दोष देने में भी पीछे नहीं है। अभी ध्यान रखिए, राजीव सदैव का बयान आया है, उसके बाद अहमद पटेल को भी लगाया जाएगा, फिर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी सब के सब खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए नजर आएंगे। लेकिन 19 जून को 24 सीटों पर जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये पहले से लगभग तय हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।